आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कुषाण वंश के बारे में, जो कि प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम बात करें कुषाणों की, तो ये यूची जाति के थे, यानी कि इनकी जाति थी यूची, जो कि चीन से संबंधित है। इनका मूल निवास कांसू और निगसिया प्रांत, जो कि चीन का है, वो इनका मूल निवास था। कुषाण वंश के जो प्रारंभिक शासक थे उनका नाम था कुजुल कडफाइसिस। इनकी उपाधि थी महाराज। कुजुल कडफाइसिस प्रथम था, इनकी उपाधि महाराज थी। इसने ग्रीक और खरोष्टी लिपि के तांबे के सिक्के चलाए थे। किस लिपि के? ग्रीक और खरोष्टी के। कौन से सिक्के? तांबे के सिक्के। किसने चलाए? कुजुल कडफाइसिस ने। इसके बाद बनता है विम कडफाइसिस। इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है कुषाणों का। तो कुषाणों का वास्तविक संस्थापक कौन था? विम कडफाइसिस। वैसे वास्तविक विम कडफाइसिस वास्तविक संस्थापक ये क्या था? शैव उपासक था। विम कडफाइसिस कैसा था? शिव की उपासना करता था। मथुरा के मठ गांव में इसकी मूर्ति मिली है। तो मथुरा के मठ गांव में किसकी मूर्ति मिली है? विम कडफाइसिस की। विम कडफाइसिस ने जो सिक्के चलाए थे उन पर शिव और नंदी की आकृति और महेश्वर की उपाधि अंकित मिलती है। शिव, नंदी और महेश्वर की उपाधि से अंकित सिक्के किस कुषाण शासक ने चलाए? तो उसका नाम था विम कडफाइसिस। विम कडफाइसिस वास्तविक संस्थापक, शैव उपासक, मठ गांव में मूर्ति मिलती है इसकी, और शिव, नंदी की आकृति और महेश्वर की उपाधि से युक्त सिक्के मिलते हैं विम कडफाइसिस के। इसके बाद हम जानते हैं कि इसके सिक्के मिले हैं हमको कौशाम्बी और इलाहाबाद में। जो कौशाम्बी इलाहाबाद कहते हैं वर्तमान में, और बसाड़ जो बिहार का क्षेत्र है, वहाँ से भी विम कडफाइसिस के क्या मिले हैं हमको? सिक्के मिले हैं। इसके बाद बनता है कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का एक महान राजा था। इसने अपना राज्याभिषेक करवाया 78 ईस्वी में, और इसी स्मृति में इसने शक संवत आरंभ किया था। और यही शक संवत भारत का वर्तमान में राष्ट्रीय कैलेंडर है, जिसे 22 मार्च 1957 को भारत की सरकार ने अपनाया था। तो शक संवत वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। और राज्याभिषेक कब हुआ कनिष्क का? 78 ईस्वी में। और इसने अपनी जो राजधानी बनाया वो बनाया पुरुषपुर, पेशावर जिसको बोलते हैं, और दूसरी राजधानी बनाया मथुरा को। तो कनिष्क ने कुषाण वंश की कितनी राजधानियां बनाई? 2, पहली पेशावर, दूसरी मथुरा को। कनिष्क ने पेशावर में 13 मंजिला लकड़ी का स्तंभ बनाया, जिसका वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग और फायान ने भी किया है। कनिष्क ने कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर बसाया। इसका उल्लेख राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसमें मिलता है। राजतरंगिणी की जो रचना है वो की थी कवि कल्हण ने। जो कल्हण था, इसने राजतरंगिणी नामक इस पुस्तक की रचना की थी। इसमें उल्लेख मिलता है कि जो कनिष्क ने कनिष्कपुर बसाया था कश्मीर में। कनिष्क पहले शैव था, लेकिन बाद में क्या बन गया? बौद्ध बन गया। तो बौद्ध बन गया, और बौद्ध धर्म की इसने महायान शाखा को अपनाया। तो कनिष्क क्या था? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था। और इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? तो वो किया आचार्य सुदर्शन ने। आचार्य सुदर्शन ने कनिष्क को बौद्ध धर्म की महायान शाखा में दीक्षित किया, जबकि पहले क्या था? कनिष्क शैव उपासक था। आगे हम बात करें कि कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है 78 ईस्वी, यानी कि प्रथम शताब्दी में ही इस संगीति का आयोजन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष बनते हैं वसुमित्र और उपाध्यक्ष बनते हैं अश्वघोष। अश्वघोष दरअसल एक प्रकार के जो आमंत्रित सदस्य होते हैं, जो कि इसके उपाध्यक्ष संभालते हैं। और इसी संगीति में विभाषा शास्त्र का संकलन किया जाता है। किस ग्रंथ का? तो विभाषा शास्त्र ग्रंथ का संकलन होता है। तीसरी संगीति के अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र। बात करें आगे, तो महास्थान और बोगरा, यहाँ से स्वर्ण मुद्रा मिली है जिस पर कनिष्क की खड़ी मूर्ति अंकित है। कौशाम्बी, यहाँ से कनिष्क की मोहर मिली है। तो कौशाम्बी से भी कनिष्क की क्या मिली है हमको? मोहर की प्राप्ति होती है। इसके बाद बात करें जो कनिष्क के दरबारी कौन कौन से थे, तो कनिष्क के जो दरबार में अक्सर आपने पढ़ा होगा कि जो
एक गुप्त राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके दरबार में नवरत्न रहते थे। हम पढ़ते हैं मध्यकाल में कि जो अकबर था उसके दरबार में नवरत्न रहते थे। इसी प्रकार हम जो पढ़ते हैं कि जो कनिष्क के दरबार में भी दरबारी रहते थे, लेकिन इनका नाम नवरत्न नहीं था। इनके नाम कौन कौन से थे तो इनको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और इनमें इनसे मिलता जुलता हुआ कोई और ऑप्शन दे देगा, जैसे आर्यभट्ट दे देगा, वराहमिहिर दे देगा, तो उनको देखकर आपको लगाना होगा कौन कौन से दरबारी थे। तो कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे, पार्श्व रहते थे, मातरचेट रहते थे, संगरक्ष रहते थे, वसुमित्र रहते थे, नागार्जुन रहते थे और अश्वघोष रहते थे। तो ये सारे के सारे कनिष्क के दरबारी थे। चरक ने ही चरक संहिता की रचना की थी, याद रखना आपको, चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। तो ये कनिष्क के दरबारी कवि हैं, आप इनको याद रखना। इसके बाद हम चलते हैं कि कनिष्क ने क्या क्या काम किया अपने जो कार्यकाल में। तो कनिष्क ने चीन के राजा से 2 बार युद्ध किया। पहली बार उससे हार गया और दूसरी बार वह उसको हरा देता है। और वो राजा कौन सा था तो चीन का जो हान वंशी राजा था पान चाउ, उससे 2 बार युद्ध करता है। कनिष्क के पाटलिपुत्र आक्रमण से, जब कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तो उसे वहां से अश्वघोष और बुद्ध का भिक्षा पात्र मिलता है। अश्वघोष की प्राप्ति होती है जो कि विद्वान है और इसी के दरबार में बाद में जो रहने लग जाता है, और बुद्ध का भिक्षा पात्र मिलता है। कनिष्क की कला की बात करें तो कला में 2 आती है, एक तो स्थापत्य कला। तो कनिष्क ने स्थापत्य कला में संगाराम विहार बनाया जो कि पेशावर में है, इसे कनिष्क चैत्य भी कहते हैं। तो संगाराम विहार जो कि पेशावर में है इसे कनिष्क चैत्य भी कहते हैं। इसके वास्तुकार थे अलीगस, जबकि दूसरा स्तूप बनाया उसका नाम है धर्मरज्जिका स्तूप जो कि तक्षशिला में स्थित है। यह मूलतः जो तक्षशिला वाला स्तूप अशोक के काल में निर्मित था, लेकिन कनिष्क ने इसे वर्तमान स्वरूप प्रदान कर दिया। तो कौन कौन से जो हैं, पहला है सगाराम विहार, दूसरा है धर्मरज्जिका स्तूप, इसके बाद तीसरा एक और है जिसको बोलते हैं गुलदार स्तूप। तो गुलदार स्तूप है जो अफगानिस्तान में है। मूर्तिकला की बात करें तो कनिष्क के समय मूर्तिकला पनपी थी। 2 कलाएं थी, एक तो गांधार मूर्तिकला जो कि इंडो ग्रीक यानी भारत और जो यूनानी कला का मिश्रण थी, इसको इंडो ग्रीक ग्रीक रोमन भी कहते हैं। और दूसरी थी मथुरा कला, जिसमें लाल बलुआ पत्थर से क्या बनाई जाती थी, मूर्तियां बनाई जाती थी। और गांधार मूर्तिकला ये अफगानिस्तान में इसकी जो अवशेष मिलते थे, लेकिन जब से तालिबान का राज वहां पर आया तो तालिबान ने महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां थी बड़ी बड़ी गांधार मूर्तिकला में बनी हुई, उनको नष्ट कर दिया। तो ये बात याद रखना। तो गांधार और मथुरा मूर्तिकला कनिष्क के समय पनपी थी, और कनिष्क के काल में ही जो चीन से होता हुआ रेशम मार्ग था वो अपने विकसित काल पर था, यानी कि चरम पर था। तो ये था कनिष्क का काल, उसकी जो कला और उसका राज्य। तो याद रखना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।